नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां हमने कल अपना लेक्चर खत्म किया था। कल हमने अपने लेक्चर के अंत में आपसे कहा था कि हम बीईपीएस प्रोजेक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। बीईपीएस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें जो होमवर्क करना था वो होमवर्क हम पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डीटीए को और उसमें जो रिफॉर्म हुआ एलओबी और सोर्स बेस्ड टैक्सेशन इसको समझ लिया है, हमने गार को समझ लिया है, हमने राउंड ट्रिपिंग को समझ लिया है, ट्रीटी शॉपिंग को समझ लिया है, ट्रांसफर प्राइसिंग को समझ लिया है। तो इस सारे होमवर्क को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये सारी चीजें पहले इसलिए समझी क्योंकि अगर हम इनको नहीं समझते तो हमें बीईपीएस प्रोजेक्ट नहीं समझ में आता। बीईपीएस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2013 में ओईसीडी और G20 कंट्रीज द्वारा की गई थी। अब इसकी शुरुआत क्यों की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी कर परिहार को, टैक्स एवॉइडेंस को रोकने के लिए। टैक्स एवॉइडेंस विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसीलिए वर्ष 2013 में G20 देशों की रिकमेंडेशंस पर, इनकी रिकमेंडेशन पर ओईसीडी कंट्रीज ने बीईपीएस प्रोजेक्ट चालू किया। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो कर परिहार को रोकने में मददगार हो। इसीलिए यह एक मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट है, यानी बहुपक्षीय साधन है। नाम इसका बीईपीएस प्रोजेक्ट है, पर इसमें कर परिहार को रोकने के लिए जो भी साधन शामिल किए जा सकते हैं वर्तमान में, उन सभी साधनों को शामिल किया गया है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वर्ष 2017 में भारत ने इस प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया था और वर्ष 2019 में इसको रेटिफाई कर दिया। साइन कर दिया यानी कि भारत इस प्रोजेक्ट से, इस समझौते से सहमत था। और भारत ने जब 2019 में इसको रेटिफाई किया, इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने इस समझौते को अपने यहां भी लागू कर दिया। ठीक है। अब इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर इंफेसाइज किया गया है। देखिए, कर परिहार होता कैसे है? कर परिहार होता है कर संबंधी जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं उनके प्रावधानों का दुरुपयोग करके। जो सबसे इंपॉर्टेंट कर संबंधी समझौता है वो है डीटीए। तो बीईपीएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया। पहला बिंदु यह था कि डीटीए में जब दो देश डीटीए साइन कर रहे हैं तो डीटीए समझौते के शीर्षक और प्रस्तावना, इन दोनों जगहों पर यह क्लियर मेंशन होना चाहिए कि इस समझौते में कर परिहार या टैक्स एवॉइडेंस के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी, इस बात पर जोर दिया गया कि समझौते में लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट, एलओबी के प्रावधानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट भी हम अपने डीटीए के लेक्चर में समझ चुके हैं, तो वो हमारा होमवर्क का लेक्चर था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। डीटीए का और गार के 2 लेक्चर हैं जिनमें मैंने सारे इसका होमवर्क को कवर किया है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट जिस पर जोर दिया गया है वो है कि कर परिहार को रोकने के लिए और अन्य प्रावधान जो शामिल किए जा सकते हैं या भविष्य में जो शामिल करने की संभावना है उनके लिए भी स्थान बचा रहे, उनको भी भविष्य में शामिल कर लिया जाए। तो बेसिकली बीईपीएस प्रोजेक्ट के तहत डीटीए का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। इस क्रम में बीईपीएस प्रोजेक्ट, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट में 15 पॉइंट का एक्शन प्लान है। ठीक है। भारत ने भी इसमें से कुछ पॉइंट्स को अभी इंप्लीमेंट किया है, बाकी बचे हुए पॉइंट्स को भारत धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा है। अब भारत ने किन किन पॉइंट्स को अपने यहां इंप्लीमेंट किया है, पहले हम उनको समझते हैं। जो प्लान नंबर 1 है, इक्वलाइजेशन लेवी, भारत ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसको अडॉप्ट कर लिया है। वर्ष 2016 में भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी को लगा दिया और 6% की दर से। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या है और किन पर लगता है, इसको समझते हैं। देखिए, ये लगता है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज पर जो नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है। उन कंपनीज पर
भारत ने 6% की दर से इक्वलाइजेशन लेवी लगाया है। इन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज की इनकम कैसे होती है? जो इनको एड मिलते हैं उन एड्स के थ्रू इनकी इनकम होती है। ठीक है, अब इन कंपनीज ने, अगर ये कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही है तो इन्होंने यहां पर एड के थ्रू कितना प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को डिटरमाइन करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट कम है, सारी चीजें लगभग डिजिटल हैं और ये कंपनियां भी बाहर की हैं, ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं, इसीलिए अमेरिका इक्वलाइजेशन लेवी को लगाने के विरोध में है। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है इसको जब डिटरमाइन करना मुश्किल है, और ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार कर रही हैं, कमाई कर रही हैं, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो भारत ने किया क्या कि 6% की दर से इनको जो एड मिल रहे हैं उस पूरी कीमत पर भारत ने टैक्स लगा दिया। अब इक्वलाइजेशन लेवी ही इसका नाम क्यों पड़ा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो गूगल मान लीजिए आप, ठीक है, इसको 1 लाख रुपए का एड मिला है। अब 1 लाख रुपए का एड मिला है, अब इस कंपनी ने इस 1 लाख रुपए से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो भारत ने क्या किया, भारत ने सपोज किया कि इसको 20% प्रॉफिट हुआ होगा। अब 20% प्रॉफिट जब सपोज किया तो भारत ने 20% इसका 1 लाख का कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए 20% के बराबर। कर कहां लगता है, कर लगता है जो आपने इनकम जनरेट की। भारत ने सपोज किया कि 1 लाख का जब इसको टैक्स मिला तो इसने 20,000 रुपए इसने इससे इनकम जनरेट की होगी। अब जो इनकम होती है, इनकम में भारत जो आउटर कंट्रीज हैं, अगर भारत सपोज उन पे 30% की दर से कर लगा रहा है, तो जब प्रॉफिट पे कर लगना चाहिए तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। अब प्रॉफिट को डिटरमाइन करना मुश्किल है, तो इसीलिए जो है ना, सरकार ने एज्यूम कर लिया कि इसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा और हम बाहर 30% लगाते हैं बाहर की कंपनियों पर, तो हमें 6,000 रुपए मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट चूंकि डिटरमाइन करना मुश्किल है, इसलिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने ओवरऑल 6% उसको जितने रुपए का टैक्स मिला है उस पर 6% लगा दिया। अब अगर 1 लाख का 6% देखिए तो ये भी 6,000 रुपए हुआ। तो ये चीज आपको समझ में आई कि इसको इक्वलाइजेशन लेवी क्यों कहते हैं, कि एक एज्यूम करके, मतलब हमने एक इक्वल सी सिचुएशन क्रिएट कर ली, हमें इतना मिलना चाहिए था पर हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करने में मुश्किल है, तो हमने इस तरीके से जो है ना अपना इतनी वसूली कर ली। तो इसलिए इसको हम इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। और इक्वलाइजेशन लेवी लगती किस पर है, जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उन पर लगती है। ठीक है, अब वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इसके दायरे का विस्तार किया। जिन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज का टर्नओवर $20 मिलियन से ज्यादा है, सालाना टर्नओवर जिन कंपनीज का $20 मिलियन से ज्यादा है, भारत ने उन कंपनीज पर डिजिटल सर्विस टैक्स के नाम से 2% का एडिशनल टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो 2016 में इसको इक्वलाइजेशन लेवी को भारत ने 6% लगाया था, और ये किस पर लगाया था, केवल जो उनको एड मिल रहे थे तो उस एड पर उन्होंने लगाया था। ठीक है, जो एड दे रहा था, तो एड देने वाली कंपनी या एड देने वाला व्यक्ति टीडीएस करके, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करके, तब वो जो है पेमेंट करता था आगे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को, तब वो पेमेंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपका एड्स पे लग रहा था, फिर 2020 में सरकार ने एक मानक तय किया कि जो भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज भारत में सालाना 20 मिलियन से ज्यादा का कारोबार कर रही हैं, उन पर 2% एडिशनल टैक्स लगेगा, और वो टैक्स होगा क्या, डिजिटल सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो पहला एक्शन प्लान था, इस एक्शन प्लान को भारत ने एडॉप्ट कर लिया। अमेरिका को छोड़कर विश्व की लगभग सभी मतलब विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने इसको सहमति प्रदान की है। अमेरिका ने सहमति क्यों नहीं दी, अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि विश्व की अधिकांश डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज कहां की हैं, आपका गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एप्पल है, ये सारी कंपनीज कहां की, सब अमेरिका की हैं। ठीक है, तो जो अधिकांश डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज अमेरिका की, इसलिए अमेरिका इक्वलाइजेशन लेवी को लगाने के विरोध में है।
अब जो दूसरा एक्शन प्लान है वो भारत ने कौन सा लिया है? दूसरा एक्शन प्लान भारत ने लिया है, जो एडॉप्ट किया है, वो है प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटी शॉपिंग। तो बीईपीएस प्रोजेक्ट का जो प्लान नंबर 6 है वो है प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटी शॉपिंग। इसके लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने 2017 में गार को इंप्लीमेंट कर दिया है। गार क्या है, हम अपने गार के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा एक्शन प्लान भारत ने अडॉप्ट किया है? अगला एक्शन प्लान नंबर 7 भारत ने लिया है, और वो है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट एक्शन प्लान के तहत भारत ने पोयम को इंप्लीमेंट कर दिया है। पोयम क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये एक कंट्री मान लिया ए है और ये एक कंट्री बी है। अब मैं यहां पर एक उद्योगपति हूं, ठीक है। अब यहां पर और इस ए कंट्री में जो टैक्स की दरें हैं वो ज्यादा हैं और बी कंट्री में टैक्स की दरें कम है। तो मैं अगर उद्योगपति हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं अपना जो बिजनेस है इस कंट्री से करूं, मेरे बिजनेस की फंक्शनिंग यहां से हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना बिजनेस यहां पर स्टैब्लिश कर दूंगा, सारा मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग मैं यहां पर अपने घर पे बैठ के कर रहा हूं, लेकिन मेरी कंपनी कहां ऑपरेट हो रही है? बी कंट्री में। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तो यहां से कर ही नहीं रहा हूं, मेरा तो यहां पर कुछ फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो मैं यहां टैक्स दे रहा हूं? मैं नहीं दे रहा हूं। और मैं टैक्स कहां दे रहा हूं? जहां पर टैक्स कम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया भारत ने पोयम को इंप्लीमेंट किया। पोयम क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंतर्गत वो कंपनी भारत की टैक्स रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी जिस कंपनी के सभी मुख्य फैसले, सभी महत्वपूर्ण फैसले और जो मैनेजमेंट है वो भारत की टेरिटरी से ही हो रहा है, भले वो कंपनी दुनिया में कहीं भी फंक्शन कर रही हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो भारत ने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट नंबर 7 को पोयम इंप्लीमेंट करके अडॉप्ट कर लिया है। अब बीपीएस प्रोजेक्ट का अगला कौन सा पॉइंट है जो भारत ने अडॉप्ट किया है? प्लान नंबर 13, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। देखिए, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग देशों के बीच में होने वाला एक समझौता है। इसके तहत क्या है कि दो देश अपने देश में स्थित कंपनियों की जो जानकारी है वो आपस में साझा करते हैं। मान लीजिए ये एक कंट्री है और यहां पर एक एमएनसी है। एमएनसी इस एक कंट्री के अंतर्गत है, ठीक है। अब इस एमएनसी की कई सारी सब्सिडरी यानी सहायक कंपनियां होंगी दूसरे देशों में। अब ये मान लीजिए इंडिया है, ये एमएनसी है यूएस की, ये चाइना हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये रशिया हो गया, और भी बहुत सारे देशों में ये एमएनसी की जो है ना सहायक कंपनियां फैली होंगी। अब यहां पर ये जो एमएनसी है यूएस गवर्नमेंट को अपना टैक्स सही तरीके से दे, इसके लिए यूएस गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। भारत गवर्नमेंट में भी जो इसकी सहायक कंपनी है वो अपना प्रॉपर टैक्स दे, टैक्स एवॉइडेंस ना करे, इसके लिए भारत सरकार के पास भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो भारत और यूएस में अगर सीबीसी कंट्री बाय कंट्री समझौता है तो वो करेंगे क्या? वो आपस में इस कंपनी की जो रिपोर्ट है, जो डिटेल्स है, वो आपस में साझा करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो सहायक कंपनी है इसकी एसेट कितनी है, इसमें एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं, इसने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, इसने टैक्स कितना पेड किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपस में साझा की जाएगी जिससे कि टैक्स एवॉइडेंस को रोका जा सके, ठीक है। तो कंट्री बाय कंट्री समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो अडॉप्ट किया है टैक्सिंग इंटेंजिबल। टैक्सिंग इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का तो अर्थ सबसे पहले अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है अमूर्त, जो फिजिकल ना हो, ठीक है। अमूर्त चीज क्या है? पेटेंट। वाणिज्यिक स्तर पर अगर देखा जाए तो अमूर्त चीज क्या है? सेवा है। और अमूर्त चीज क्या है? पेटेंट है। अब पेटेंट, सेवा पर तो हम कर लगा रहे हैं, पेटेंट पर कर की क्या व्यवस्था है? तो बीपीएस प्रोजेक्ट के प्लान नंबर 15 में जो पेटेंट संबंधी, जो पेटेंट के थ्रू जो इनकम हो रही, जनरेट हो रही है, उस पर भी आय लगाए, उस पर भी कर लगाने का प्रावधान किया गया है। जिस देश में पेटेंट कराया गया है या जिस देश का पेटेंट है, वह देश
उस पेटेंट से शेष विश्व में जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम पर कर लगा सकता है। ठीक है, अगर किसी एक कंट्री में, अगर ये इंडिया ही मान लीजिए, और इंडिया में किसी पर्टिकुलर चीज पर पेटेंट कराया हुआ है, तो उससे पूरे विश्व में जो इनकम जनरेट हो रही है उस पूरी इनकम पे इंडिया टैक्स लगा सकता है। और इंडिया ने कितना टैक्स लगाया है? 10% की दर से इंडिया ने इस पर भी टैक्स लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान नंबर 15 भी भारत में एडॉप्ट कर लिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो बीपीएस के जो 15 प्लान थे, 15 पॉइंट थे, उन पॉइंट्स में से भारत ने कौन कौन सा ले लिया है? पहला ले लिया है, छठवां ले लिया एक्शन प्लान, 7वां एक्शन प्लान ले लिया है, फिर उसके बाद 13वां एक्शन प्लान ले लिया है और 15वां एक्शन प्लान ले लिया है। बाकी एक्शन प्लान भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो जैसे ही स्थितियां हमारे उसके अनुकूल होती जाएंगी, हम उसमें नए इंप्लीमेंटेशंस करते जाएंगे, नए प्लान्स को अडॉप्ट करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बीपीएस प्रोजेक्ट का ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीपीएस प्रोजेक्ट से पहले इसका होमवर्क हमने किया था, उसमें सिर्फ एक पोयम रह गई थी, वो पोयम भी मैंने आज आपको समझा दी। तो इसके होमवर्क, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, कार्य परिहार किन तरीकों से होता है। ये सारी रूपरेखा, ये सारी जो भूमिका है आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मिलेगी। जब आप वो दोनों लेक्चर देख लोगे तब आपको बीपीएस प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये इस उम्मीद के साथ अब इस लेक्चर को यहां समाप्त करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।